हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द गुरुकुल डिफेंस एकेडमी। पहले हम लोगों ने पढ़ा था सेट, अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। और ये रिलेशन 11th और 12th दोनों के लिए रहेगा, तो इसमें 11th के टॉपिक भी है और 12th का टॉपिक भी है। तो सबसे पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए आपको दो सेट दिए हुए हैं ए और बी, कोई भी एलिमेंट दिए हैं 1,2 और इधर दिए हैं A,B। तो अगर आपको ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए का और बी का, तो आप उसको डिनोट करोगे ए क्रॉस बी से। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या है? एक सेट है। उस सेट में क्या आएगा? ये पहले सेट के जो ए है उसके सारे एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ में क्या करना है? पेयर अप करके लिखना है। तो सबसे पहले वन लिया, वन को इसके सारे एलिमेंट के साथ पेयर करो, तो वन को पहले ए के साथ करेंगे और पेयर करने के बाद उनको क्या करना है? पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज करना है। दूसरा, फिर वन को किसके साथ रखेंगे? बी के साथ। फिर वन को किसके साथ रख वन हो गया, अब टू को किसके साथ रखेंगे? ए के साथ। फिर टू को किसके साथ रखेंगे? बी के साथ। तो आपने सारे पेयर बना लिए। तो ये क्या बन गया? ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अगर मैं पूछूं आपसे बी क्रॉस ए क्या आएगा, तो पहले एलिमेंट किसके लेने हैं? बी के लेने हैं। तो बी का क्या उठाया? ए लिया, उसको किसके साथ लिखा? वन के साथ। फिर ए को किसके साथ लिखेंगे? टू के साथ। फिर बी को उठाएंगे, बी कॉमा वन, फिर बी कॉमा टू। ये समझ में आ गया? ये दोनों अलग अलग हैं क्योंकि वन कॉमा ए किसके इक्वल नहीं है? ए कॉमा वन के इक्वल नहीं है। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स। तो पेयर्स का वर्ड समझ में आया? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? दो एलिमेंट्स का पेयरिंग कर रहे हैं। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है? इसमें ऑर्डर मैटर करता है। तो पहला एलिमेंट कहां से लेना है? ए से। इसमें पहला एलिमेंट कहां से लेना है? बी से। तो वन कॉमा ए किसके इक्वल नहीं है? ए कॉमा वन के इक्वल नहीं है। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? इट इज अ, या ऐसे लिख सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट A and B is a set of all possible ordered pairs A, B। सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स A, B टाइप के, जिसमें A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। समझ में आ गया? कोई डाउट है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? दो सेट का पहले एलिमेंट, पहले सेट के सारे एलिमेंट को दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के साथ में पेयर करके लिखना है। अब ये बताओ, ए में कितने एलिमेंट हैं? दो। बी में कितने एलिमेंट हैं? दो। इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आए? एक, दो, तीन और चार। चार एलिमेंट आए। तो इसमें क्या हो रहा है? अगर ए सेट में पी एलिमेंट है और बी सेट में क्यू एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट को तुम इसके सारे एलिमेंट के साथ लिखोगे। तो अगर इसमें P है तो इसके पहले एलिमेंट को उठाया, उसको Q एलिमेंट के साथ सबके साथ लिखेंगे। तो कितने पेयर मिलेंगे? Q पेयर्स मिलेंगे। फिर इसका अगली एलिमेंट उठाएंगे, फिर उसको Q के सारे एलिमेंट के साथ करेंगे, तो फिर से कितने पेयर मिलेंगे? Q मिलेंगे। ऐसे करते करते कितने एलिमेंट है ऊपर वाले में? कितने एलिमेंट है ऊपर वाले में? P एलिमेंट है। तो हम लोग Q को कितनी बार ऐड कर रहे हैं? P टाइम्स। तो कितना हो जाएगा ये? P मल्टीप्लाई Q। समझ में आ गया? इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? P इंटू क्यू। वहां पर P क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A, और Q क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ Q, वो B। तो इसमें कितने एलिमेंट थे? दो। इसमें कितने थे? दो। तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे? टू क्रॉस टू। तो टू इंटू टू कितना हो जाएगा? फोर। और ये कितने हैं? चार। तो समझ में आ गया फॉर्मूला? एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा? टू क्रॉस फाइव। नोट कर लो जल्दी। नेक्स्ट चलते हैं।
रिलेशन पे। अब रिलेशन क्या है, ये थे सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। जैसे मतलब तुम अपनी क्लास में बैठे हो तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो तुम्हारा हर किसी बच्चे के साथ में क्या करा, पेयर बना दिया, तो वो क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। लेकिन अब तुम लोग दोस्ती किससे करते हो या रिलेशन किससे करते हो, जिससे तुम्हारी वाइब मैच हो रही हो, तुमको अच्छे लग रहे हो, तुम्हारी सोच मिल रही हो, तो कुछ खास एलिमेंट होंगे पूरी क्लास में से जिसके साथ तुम क्या करोगे, पेयरिंग करोगे। तो यही रिलेशन की डेफिनेशन है। सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में से रिलेशन क्या है, इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं लेने हैं, उनमें से कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, जैसे कि जिससे तुम्हारी दोस्ती हो रही है सिर्फ उन कॉम्बिनेशंस को लेना है। ठीक है, तो फिर कैसे डिफाइन करेंगे इसको, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी में क्या है, रिलेशन निकाल रहे हैं, तो वो क्या होगा, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में से क्या करना है, कुछ एलिमेंट्स को लेना है। कुछ एलिमेंट्स को लेना है तो क्या होगा, उसका सबसेट होगा। एक एग्जांपल करके देखते हैं। अगर ए के अंदर है 2 4 5, अब बी के अंदर है 3 और 4, तो अगर मैं तुमसे पूछूं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, तो तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी। सारे पेयर लोगे, 2 को पहले 3 4 के साथ लिखोगे, तो 2,3 2,4। फिर 4 को लिखोगे 4,3 4,4। फिर नेक्स्ट 5 को लिखोगे 5,3 एंड 5,4। ये हो गए आपके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ वो वाला रिलेशन बताओ उन एलिमेंट्स के बीच में जिसमें वो या तो दोनों इवन हो या फिर दोनों क्या हो, ऑड हो, तभी वाइब मैच होगी। दोनों इवन होंगे या फिर दोनों ऑड होंगे। तो अगर मैं पहला एलिमेंट 2 लेता हूं, तो मैं 2 को किसके साथ रखूंगा, किसी इवन नंबर के साथ। तो नीचे वाले सेट में कौन सा इवन नंबर है, 4, तो 2 किसके साथ आएगा, 4 के साथ आएगा। क्या वो 3 के साथ आएगा, नहीं आएगा। 3 से क्या चल रही है, उसकी लड़ाई चल रही है। नेक्स्ट, अब 4 को लेंगे, 4 को किसके साथ रख सकते हैं, 3 के साथ रख सकते हैं, नहीं, लड़ाई होगी। 4 को किसके साथ रखेंगे, 4 के साथ, दोनों इवन इवन चल रहे हैं। अब 5 को लिया, 5 क्या है, ऑड, तो क्या ये इवन के साथ पेयरिंग करेगा, नहीं करेगा। किसके साथ करेगा, ऑड के साथ। तो ये किसके साथ आएगा, 3 के साथ। तो अब देखो तुम्हारे रिलेशन जो मैंने डिफाइन किया था, इवन या फिर ऑड वाला, 2,4 ऊपर है 4,4 है, बिल्कुल है, 5,3 है, वो भी है। तो मतलब क्या हुआ, ये ए रिलेशन बी किसका सबसेट है ये, या फिर इस पूरे को क्या करो, रिलेशन लिख लो। तो ये रिलेशन किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। समझ में आ गया। तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन में से अगर कुछ भी एलिमेंट्स हटा दे रहे हैं, उसमें से कम मिल रहे हैं या फिर सारे भी मिल रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। समझ में आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है जो सब लोगों से अपनी बॉन्डिंग बना रहा हो। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं क्लास में तो सबसे बॉन्डिंग चल रही होती है उनकी। नोट करो जल्दी। नेक्स्ट, इससे पहले एक काम करते हैं, लिख लेते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। बताओ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, पी क्यू, ठीक है, जिसमें एन ऑफ ए क्या है, पी है, एंड एन ऑफ बी क्या है, क्यू है। ठीक है, और उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। तो अब ये बताओ कितने अलग अलग तरीके के हम लोग रिलेशंस बना सकते हैं ए से बी में। तो अलग अलग रिलेशंस का मतलब क्या है, अलग अलग सबसेट। तो मतलब हम कितने अलग अलग तरीके के सबसेट बना सकते हैं। तो किसी सेट में मतलब क्रॉस प्रोडक्ट वाले में कितने एलिमेंट हैं, पी क्यू। तो उस सेट में पी क्यू एलिमेंट है, तो उसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सबसेट हम कितने बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट का, अगर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट
इन अ सेट, और अभी हम लोग पढ़ के आए हैं आर क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी में कितने हैं एलिमेंट, पी क्यू। समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या है, नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सबसेट्स। तो कितना आएगा फॉर्मूला, 2 की पावर पी क्यू। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लिख लो, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a equal to 1 comma 2, b equal to 3 comma 4, list all the elements of a cross b and number of elements in a cross b। तो अभी इसके लिए बताया था मैंने, सबसे पहले a क्रॉस b निकालेंगे। a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, पहले a सेट के एलिमेंट और उनको पेयर किसके साथ करना है, b सेट के एलिमेंट के साथ। तो a में पहला एलिमेंट क्या है 1, b में पहला एलिमेंट क्या है 3। फिर a को उसी एलिमेंट को क्या करेंगे, अगले एलिमेंट से पेयर करेंगे। 1 को किससे पेयर करेंगे 4 से। फिर अगला एलिमेंट क्या है 2, अब 2 को पेयर करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट से, क्या है 3, और उसके बाद क्या है 4। अब एक एलिमेंट्स क्या हो गए, एग्जॉस्ट हो गए। तो कितने पेयर मिले हमको अंदर, 4 मिले। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना आ गया, 4 आ गया। अगर इसको फॉर्मूले से करते तो फॉर्मूला क्या बोलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। समझ में आ गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं 2। तो आंसर कितना आ जाएगा 4। समझ में आ गया, नोट कर लो इसको। इफ ए इक्वल टू 1 2 3 से लेके 100 तक, नेचुरल नंबर दिए हुए हैं 1 से लेके 100 तक, और आर बी ए रिलेशन ऑन ए। रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या है, रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब है दोनों सेट क्या है ए ही है। पहले क्या होता था ए क्रॉस बी, अब क्या है ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए से ही रिलेशन पूछ रहा है, मतलब इस लाइन का मतलब। और अगर मैं ये लिखूं रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, पहले क्या होता था ए टू बी, अब क्या है ए टू ए, मतलब सेम सेट पे जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे रिलेशन ऑन ए। तो मतलब इसी से इनपुट लेना है और इसी में क्या होना चाहिए आउटपुट होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। कंडीशन क्या दिया है 2x इक्वल टू 3y, ये समझ में आ गया। मतलब जब x और y ये कंडीशन फॉलो करेंगे तभी हम उनको क्या करेंगे रिलेशन r के अंदर रखेंगे। तो यहां मैं बना रहा हूं रिलेशन r और यहां निकालते हैं पेयर। तो बताओ 2x इक्वल टू 3y है, तो एक काम करते हैं 2 को उधर ले जाते हैं या 3 को उधर ले आते हैं। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x अपॉन 3, कुछ भी कर सकते हो, तो मैं x को उधर ला सकते हो या y को उधर ला सकते हो। अब मैं x की अलग अलग वैल्यू रखूंगा a में से। तो सबसे पहले मैंने रखी x की वैल्यू, कितनी रखी x की वैल्यू 1 रखूंगा, सबसे पहला एलिमेंट क्या है 1। तो x की वैल्यू रखी 1, तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 अपॉन 3, तो 2 अपॉन 3 मिला। क्या y इक्वल टू 2 अपॉन 3 मेरे इस नेचुरल नंबर वाले सेट में है जो 100 तक है, सिर्फ नहीं है, ये क्या है फ्रैक्शन है। तो मतलब मैं x इक्वल टू 1 नहीं रख सकता। समझ में आ गया कि x इक्वल टू 1 क्यों नहीं रख सकता। अब x इक्वल टू 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा y इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या है 2 अपॉन 3, 4 अपॉन 3, ये भी फ्रैक्शन में है, इसको भी नहीं रख सकते। x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 2 इंटू 3 अपॉन 3, ये रख सकता हूं। समझ में आ गया, ये नहीं रख सकता और ये रख सकता हूं। क्लियर है। अब मतलब समझे ये फ्रैक्शन में कब आ रहा है, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 3, जब वो ऊपर वाले नंबर को डिवाइड नहीं कर पा रहा तो हमको क्या मिल रहा है फ्रैक्शन मिल रहा है। तो हमारा मेन टास्क क्या है, ऊपर एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 से कम एक बार डिवाइड हो जाए। क्या ऊपर वाला 2 कभी 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो मतलब x ही हमको ऐसा लेना पड़ेगा जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो x वही वाले लेने जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले x क्या लेंगे 3, फिर क्या लेंगे 6, फिर 9,
एंड सो ऑन। कहां तक लेंगे? 100 है, 100 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 100 को 3 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या आ रहा है? 3 3 9, 1 कैरी 10, 3 3 9 1। मतलब 100 में से अगर मैं रिमाइंडर 1 को माइनस कर दूंगा तो वो क्या है? 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये सारे नंबर्स को मैं रख सकता हूं एक्स की जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ जल्दी, रख सकता हूं कि नहीं रख सकता? अब ये सारे नंबर कितने हैं? ये है 3 इंटू 1, ये है 3 इंटू 2 और ये है 3 इंटू 33। समझ में आ गया? ये कितने नंबर्स हैं? ये 33। 3 इंटू 1 तो एक, ये 2, ये 3 और ये क्या है? 33। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 33 एलिमेंट्स हैं। समझ में आ गया? जैसे मेरे को 3 रखने पे क्या मिला? 2 मिला। फिर 6 रखूंगा तो क्या मिलेगा? 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। ऐसे नंबर मिलते जाएंगे। लास्ट में क्या रखूंगा मैं? 99 रखूंगा। तो 99 अपॉन 3 इंटू 2, 3 से डिवाइड करूंगा 33 और 66। तो मतलब मेरे को 99 रखने पे क्या मिला? 66 मिला। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है इसमें? जल्दी बताओ। तो कितने एलिमेंट्स मिले मेरे को इसमें? ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा और ये लास्ट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर कितने हो गए? 33। नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। वॉइड यूनिवर्सल एंड आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये किस चीज के नाम है? टाइप्स ऑफ रिलेशंस के। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप वॉइड या फिर एम्प्टी रिलेशन। वॉइड या फिर एम्प्टी रिलेशन, नाम से समझ में आ रहा होगा, वो रिलेशन जिसके अंदर कोई नहीं आए, मतलब कोई भी पेयर ना बन पाए। ठीक है, अ रिलेशन which do not have या which do not contain any पेयर, मतलब कोई भी पेयर उस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। ये समझ में आ गया? नेक्स्ट है यूनिवर्सल। क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन। नाम से समझ में आ रहा होगा, यूनिवर्सल मतलब इसमें क्या होंगे? सारे पेयर आ जाएंगे। रिलेशन कंटेनिंग ऑल पॉसिबल पेयर्स। समझ में आ गया? सारे पॉसिबल पेयर्स, उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। फिर है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी मतलब जैसे आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा है, y इक्वल टू एक्स, मतलब दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इन दिस रिलेशन every element of A is only related to itself। मतलब इस वाले रिलेशन में क्या होगा? जो भी सारे एलिमेंट हैं ए के, वो सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेटेड होंगे। मतलब ए किससे रिलेटेड होगा? ए से, वन से, बी से। समझ में आ गया यहां तक? तो एम्प्टी में एक भी नहीं आएगा। तो ये कौन सा सबसेट है? मतलब सारे रिलेशन क्या होते हैं? सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी के। ठीक है, तो इसमें क्या है? एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा, तो ये कौन सा सबसेट है? फाई वाला है। ये फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसमें क्या है? यूनिवर्सल सेट, मतलब सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो मतलब क्या है? रिलेशन पूरा का पूरा किसके इक्वल है? ये सबसेट वैसे होता है ए क्रॉस बी का, लेकिन यूनिवर्सल है तो आर पूरा किसके इक्वल हो जाएगा? ए क्रॉस बी के। समझ में आ गया?
इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि पूरा क्या हो रहा है, ए क्रॉस बी के इक्वल हो जा रहा है। आइडेंटिटी में सिर्फ कौन से एलिमेंट आएंगे, जो खुद से रिलेटेड होंगे। डेफिनेशन लिखो जल्दी। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनडीए के भी और आईआईटी जे के भी। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव सबसे पहले। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कौन सा रिलेशन होता है, a relation from A to B is said to be reflexive। तो किसी रिलेशन R को फ्रॉम A to B, इसको रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ every element of A, every element of A, मतलब A के सारे एलिमेंट is related to itself। अब दोनों में फर्क समझो, आइडेंटिटी में और रिफ्लेक्सिव में। आइडेंटिटी में क्या होना चाहिए, सिर्फ खुद से रिलेटेड होने चाहिए, सेल्फ ऑब्सेस्ड जैसे टाइप के पीपल होते हैं, सिर्फ 1,1 2,2 1 किसी और से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में क्या है, वो बस खुद से होना चाहिए, मतलब वो खुद से प्यार करे, बाकी किसी और से भी कर ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद से तो करना ही चाहिए। तो 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए, और 2,1 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 2,3 भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, तो ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या होते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड। समझ में आ गया, उसमें सिर्फ क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ खुद से होंगे, तो आइडेंटिटी ये नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट आते हैं सिमेट्रिक पे। अब सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन, इस रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन आर फ्रॉम A to B is said to be symmetric if A and B are related, if A is related to B। इसका मतलब क्या है, अगर A रिलेटेड है, if A is related to B, मतलब A क्या है, B से रिलेट हो रहा है, then B must be related to A। मतलब ये कौन सा है, एक तरफा वाला नहीं है, ये क्या है, दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर मैं तुमसे कर रहा हूं तो तुम भी मुझसे करने चाहिए, मतलब ए अगर बी से रिलेट हो रहा है तो बी को भी ए से रिलेट होना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है सारे एलिमेंट्स के लिए, फॉर ऑल ए, ये सिंबल किसका होता है, फॉर ऑल ए का, तो इस वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसके लिए कंडीशन अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दोनों के लिए लिख देता हूं मैं। उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, जब सारे ए क्या होना चाहिए, खुद से रिलेटेड होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव में क्या आता है, ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू रिलेशनशिप, शुड बिलोंग टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। और सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर ए कॉमा बी रिलेट कर रहा है, रिलेशन में है, तो फिर बी कॉमा ए भी रिलेशन में होने चाहिए। समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक, नोट कर लो। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिव का मतलब क्या है? रिलेशन आर फ्रॉम A to B is said to be transitive if A, B रिलेटेड है, मतलब रिलेशन के अंदर है, एंड B किसी और से भी रिलेटेड है। अगर ये दोनों प्रेजेंट है आपके रिलेशन में, A B से रिलेटेड है और लास्ट वाला टर्म गया B, और B किसी तीसरे से भी रिलेटेड है, तो मतलब क्या होना चाहिए? देन A, C must belong to R। मतलब अगर A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, तो A किससे रिलेटेड होना चाहिए? C से रिलेटेड होना चाहिए। समझ में आ गया? A, B and B, C belongs to R, then A, C should also belong to R। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। समझ में आ गया? यहां तक नोट कर लो इसको। अब तुमको तीनों क्लियर होंगे। ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव, जिसमें सारे एलिमेंट ए के क्या होने चाहिए? खुद से रिलेटेड होने चाहिए। सिमेट्रिक में क्या होता है? अगर A, B है तो B, A भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव में क्या है? अगर A B से रिलेट कर रहा है, B C से कर रहा है, तो A भी किससे रिलेट करना चाहिए? C से करना चाहिए। अगर आपको ऐसे पेयर नहीं मिल रहे हैं जिसमें A B रिलेटेड है लेकिन B से C कोई नहीं मिल रहा है और उसको हम चेक ही नहीं कर सकते, तो उसको भी हम लोग क्या मानेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन मानेंगे। कब तक मानेंगे? जब तक ये कंडीशन फेल ना हो जाए। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। चेक इफ द रिलेशन दिस ऑन 1 2 3 इज ट्रांजिटिव। तो क्या ये ट्रांजिटिव है? अब देखो इसमें क्या है, 1, 2 है और 2, 1 है। तो 1, 2 और 2, 1 है, तो ये दोनों सेम मिल रहे हैं। 1, 2, 2, 2 ये दोनों एलिमेंट क्या है? सेम है। तो A B से रिलेटेड है और B क्या है? C से रिलेटेड है। तो A B किससे रिलेटेड होना चाहिए? C से। 1, 1 भी क्या होना चाहिए? R के अंदर होना चाहिए। क्या 1, 1 R के अंदर है? नहीं है। तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा? बताओ। नहीं होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट, द रिलेशन इज पैरेलल टू ऑन द सेट ऑफ ऑल लाइंस। मतलब हम कोई भी लाइंस ले रहे हैं, L1 L2 ऐसे इस टाइप का रिलेशन है जिसमें क्या है? सेट है जिसमें क्या है? रिलेशन में लाइन्स है अलग अलग तरीके के, L1 L2 L3 सारी प्लेन्स में जो लाइन्स है। दूसरा क्या हमारे पास रिलेशन दिया है? पैरेलल का। किसका दिया है? पैरेलल। मतलब अगर लाइन 1 L2 के पैरेलल है तभी वो रिलेशन R के अंदर आएगी। तो हमसे पूछ रहा है कि ये रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करेंगे? क्या सारे A, R में रिलेट कर रहे हैं? सिमेट्रिक के लिए हम लोग मानेंगे कि A, B रिलेट कर रहा है, और क्या प्रूव करेंगे कि B, A रिलेट कर रहा है R के अंदर या नहीं। अगर कर रहा है तो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक, और नहीं कर रहा तो नहीं है। ट्रांजिटिव में हम लोग मानेंगे कि A, B R के अंदर है एंड B, C भी R के अंदर है, और क्या प्रूफ करेंगे कि A, C भी क्या होना चाहिए? R के अंदर होना चाहिए। तो जो येलो वाली लाइन है वो हमको क्या करनी है? प्रूफ करनी है। B, A R के अंदर दिखाना है, A, C किसके अंदर दिखाना है? R के अंदर। और सपोज क्या कर रहे हैं हम लोग कि A, B R के अंदर है, A, B एंड B, C क्या है? R के अंदर है। तो ग्रीन वाला सपोज करना है और येलो वाला क्या करना है? टू प्रूफ। और ये भी क्या करना है? टू प्रूफ। समझ में आगे क्या करना है? ग्रीन वाला सपोज करके चलना है कि वो ट्रू है, और येलो वाला क्या करना है? प्रूफ करना है। तो बताओ सबसे पहले, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। अगर मैं कोई भी लाइन ले रहा हूं L1 और मैं खुद से ही रिलेट करा के देख रहा हूं L1 से ही,
तो क्या L1 L1 से रिलेट करेगी? अगर L1 का मैं स्लोप निकालूंगा और उसी L1 का स्लोप निकालूंगा, स्लोप सेम आएंगे, भले ही वो सेम लाइन से है लेकिन स्लोप सेम आएंगे। तो वही डेफिनेशन क्या है, पैरेलल लाइंस की। तो दोनों के स्लोप सेम आ रहे हैं तो ये हमेशा पैरेलल होंगी। इसका मतलब क्या है, L1 इज ऑलवेज रिलेटेड टू L1 फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू R। मतलब कोई भी लाइन अगर मैं ले लेता हूं तो वो क्या होगी, खुद से रिलेट होगी, खुद से पैरेलल होगी। तो क्या हो गया, ये सिमेट्रिक प्रूव हो गया। नेक्स्ट, सिमेट्रिक, हम लोग मान के चलते हैं कि L1 किसके साथ पैरेलल है, L2 के साथ में। हमको चेक करना है क्या L2 भी L1 की पैरेलल होगी, बिल्कुल होगी। अगर इन दोनों, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इनका स्लोप सेम होगा। अगर मैं L2 और L1 की बात करूं तो अभी भी स्लोप क्या होगा, सेम ही होगा। तो मतलब ये क्या हो जाएंगी, कोई भी लाइन लूं तो वो क्या होंगी, आपस में पैरेलल है। तो L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी क्या होगी, L1 के पैरेलल होगी। लास्ट क्या बच गया अब, सिमेट्रिक, वो ट्रांजिटिव। हम लोग मान के चलेंगे कि L1 पैरेलल है L2 के, ठीक है, और मान के चलेंगे कि L2 किसके पैरेलल है, किसी तीसरी लाइन के। तो बताओ क्या L1 L3 के पैरेलल होगी? L1 को L2 के पैरेलल मान लिया, L2 को L3 के मान लिया। अब क्या प्रूफ करना है, पहला और लास्ट, मतलब L1 L3 के पैरेलल। तो L1 L3 के पैरेलल होगा, खुद सोचो, ये एक लाइन है, ये पैरेलल है इस लाइन के, और ये लाइन पैरेलल है किसी तीसरी लाइन के। तो ये दोनों लाइन भी तो आपस में पैरेलल होंगी, इन दोनों का स्लोप सेम, इन दोनों का स्लोप सेम, तो तीनों का स्लोप भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तीनों का स्लोप सेम है तो पहला और लास्ट का भी क्या होगा, स्लोप सेम होगा। तो ये ट्रांजिटिव भी डन हो गया। तो क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। नोट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, एस एक सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक, एम इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एस। रिलेशन, अब सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन करा हुआ है। अब हमारे रिलेशंस में एलिमेंट की जगह पर क्या है, सेट्स हैं। किस टाइप के सेट्स हैं, ए कॉमा बी लेने हैं जब उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। मतलब कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन उसमें होंगे। अगर रिलेशन में ए बी हैं तो इसका मतलब क्या है, मतलब रिलेशन में अगर हम ए कॉमा बी लिख रहे हैं इस टाइप से, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, नॉन एम्प्टी होगा। समझ में आ गया, उन एलिमेंट्स को लेना है। तो ऐसे कितने मिलेंगे, सेट में क्या है, 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है। तो ये डिफाइन हो गया, ए क्रॉस बी इज नॉट एम्प्टी। अब इसको क्या चेक करना है, पहले करेंगे रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो हर एलिमेंट क्या खुद से रिलेट होगा, बताओ। अगर ये रिलेट हो रहे हैं, मतलब ए कॉमा ए अगर सेट में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन ए क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। बताओ, अगर मैं किसी सेट का खुद से ही इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या वो कभी नॉन एम्प्टी आएगा, नहीं आएगा। जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है, खुद में कॉमन आ जाएंगे। और तो ए क्रॉस बी क्या होगा, हमेशा नॉन एम्प्टी होगा। तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, डन। नेक्स्ट सिमेट्रिक, हम लोग क्या मान के चलेंगे कि ए रिलेटेड है किससे, बी से, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एम्प्टी नहीं है। अब उल्टा करके देखो इसका, क्या बी क्रॉस ए भी एम्प्टी होगा या नहीं होगा। अगर ए और बी में कॉमन एलिमेंट है तो बी और क्रॉस ए में भी होंगे, तो मतलब इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। मतलब कोई भी ए बी है रिलेटेड है तो बी ए बी क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। समझ में आ गया, यहां पे क्या हो गया, ए रिलेटेड टू ए। तो सिमेट्रिक भी डन। इसमें क्या मान के चलेंगे कि ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। इसको सपोज करना है, प्रूफ क्या करना है कि ए रिलेटेड टू सी है। तो ए बी अगर रिलेटेड है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, नॉट इक्वल टू 5, एंड बी रिलेट इंटरसेक्शन सी क्या है, नॉट इक्वल टू 5। अब बताओ क्या ए इंटरसेक्शन सी भी 5 होगा या नहीं होगा, सोचो। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि होगा। अब जरा एक चीज ऐसे देखो, ये ए है और ये बी है, इनका इंटरसेक्शन क्या है, 5 नहीं है, कोई एलिमेंट्स इसमें है।
अब अगर मैंने एक और ले लिया सी, सी में कैसे भी ले सकता हूं, ऐसे ले लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई नहीं है। एक काम करते हैं, इसको अलग लेते हैं, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब चेक करो, ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, एलिमेंट्स कॉमन है, तो मतलब एम्प्टी नहीं है। बी क्रॉस सी में भी क्या है, एलिमेंट्स कॉमन है, तो ये दोनों कंडीशन वेरीफाइड, मतलब ये मैंने ऐसा ग्राफ ले लिया जिसमें वेरीफाइड है। अब बताओ क्या ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी नहीं है, बताओ। एम्प्टी है, क्योंकि ए और सी में क्या कोई भी एरिया कॉमन है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन सी क्या है, पाई है। तो क्या ए रिलेटेड हुआ आर से, मतलब ए सी से रिलेटेड हुआ, नहीं हुआ। तो ये क्या ट्रांजिटिव है, नहीं है। समझ में आ गया कैसे करते हैं, नोट करो। नेक्स्ट, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास। इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब दोज रिलेशन विच सेटिस्फाई रिफ्लेक्सिव, आज एफ बनी नहीं रहा अच्छे से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंड ट्रांजिटिव आर नोन एज, क्या नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ गया, तो उनको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। थोड़ा और क्रॉप करना चाहिए, समझ में आ गया, आज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो जो रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे, ट्रांजिटिव भी होंगे, उन रिलेशन को क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस किसकी निकाली जाती है क्लास, एक किसी एलिमेंट की, ऑफ ए, या फिर ऑफ एन, ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट की निकाली जाएगी। इसका मतलब क्या है, तो इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है, ऑन रिलेशन आर। तो इसका मतलब है वो सारे बी लेने हैं जो किससे रिलेटेड हैं, बी से रिलेटेड है, वो ए से रिलेटेड है। ए किस कहां से है, कैपिटल ए से, स्मॉल बी कहां से है, कैपिटल बी से। तो वो सारे बी को कलेक्ट करना है जो ए से रिलेटेड है, तो उस सेट को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इन रिलेशन आर। समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। सो डेट द ए कॉमा बी रिलेशन वेयर ए माइनस बी का मॉड क्या है, इज इवन। मतलब उन ए और बी को लेना है जिसका मॉड क्या हो, इवन हो, उनका डिफरेंस करने पे क्या आए, इवन आए। समझ में आ गया, उन्हीं ए कॉमा बी को रखेंगे जिसमें उनका डिफरेंस पे मॉड लगाने पे क्या है, इवन आए। और क्या निकालनी है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालनी है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। साथ के साथ करो जल्दी से। तो रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करते हैं, ए कॉमा ए क्या रिलेट कर रहा है फॉर ऑल ए। तो क्या करोगे, बी की जगह पे भी क्या रखोगे, ए रखोगे, क्या आएगा, ए माइनस ए क्या होगा, जीरो, और जीरो कैसा नंबर होता है, एक इवन नंबर होता है। समझ में आ गया, तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए इज रिलेटेड टू आर। अब जीरो क्या है, इवन है, कोई ऐसे तो नहीं बोल रहा कि जीरो इज नाइदर इवन नॉर ऑड, नहीं, जीरो कैसा नंबर है, इवन नंबर है। क्यों, इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, वो नंबर जो जीरो टू से डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या दें, जीरो दें। टू से डिवाइड करूंगा जीरो को तो क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। ऑड नंबर कौन से होते हैं जिसको टू से डिवाइड करने पे क्या मिले, वन मिले। तो क्या मैं इसको कभी टू से डिवाइड करूंगा तो क्या कभी वन मिलेगा मेरे को, नहीं मिलेगा।
तो ये सिर्फ क्या है, ओनली इवन है। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, ए कॉमा बी को मान के चलेंगे कि रिलेट कर रहा है, मतलब मॉड ए माइनस बी क्या है, इवन है। प्रूफ करना है क्या बी कॉमा ए भी इवन है, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, बी माइनस ए, वो भी क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। ये अभी भी क्या रहेगा, इवन ही रहेगा, क्योंकि साइन चेंज भी नहीं होगा मॉड की वजह से। तो b माइनस ए को कब क्या लिख सकते हैं, b इज रिलेटेड टू a। तो हो गया ना ये सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, वो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव दोनों डन। अब क्या बचा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या मान के चलेंगे, ए बी रिलेट कर रहा है एंड बी सी रिलेट कर रहा है। क्या प्रूफ करेंगे, ए कॉमा सी। समझ में आ गया, मतलब a माइनस बी क्या है, इज इवन, और b माइनस सी भी क्या है, इज इवन। अगर इवन है तो इसका मतलब क्या है, a माइनस बी क्या दे रहा होगा, कोई इवन का मल्टीपल दे रहा होगा, साइन कुछ भी हो, b माइनस सी भी क्या दे रहा होगा, इवन का मल्टीपल दे रहा होगा। हमको किस पे कमेंट करना है, a माइनस सी के मॉड पे। तो पहले a माइनस सी निकालते हैं कितना आ रहा है। तो a माइनस सी में इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्लस बी और माइनस बी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बी बी नंबर पे। a को रखते हैं b के साथ, तो a माइनस बी, और b को रखते हैं प्लस b को c के साथ में। अब a माइनस बी भी कैसा है, 2 का मल्टीपल है, और b माइनस सी क्या है, ये भी 2 का मल्टीपल है। तो a माइनस सी किसके इक्वल आ गया, इसके। तो a माइनस सी 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, m1 प्लस m2। तो मतलब a माइनस सी भी क्या है, a माइनस सी भी क्या है, 2 का मल्टीपल है। दोनों तरफ मॉड लगा देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे। तो अभी भी ये क्या होगा, इवन ही नंबर होगा। तो मतलब a माइनस सी भी क्या आ रहा है, इज इवन। तो a कॉमा सी भी क्या हो गया, रिलेटेड हो गया। तो मतलब ये कैसा हो गया रिलेशन, ट्रांजिटिव। अब जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ गया। अब क्या निकालनी है, इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है किसकी, 1 की। मतलब वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो 1 के साथ रिलेट हो सकते हैं। 1 एक कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर को इवन में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या कभी इवन मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऑड को किससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऑड से ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या आएगा, 1,1, फिर 1,3, फिर 1,5, सो ऑन। लास्ट में क्या है, 12 है। तो 12 से छोटा ऑड कौन सा होगा, 11। समझ में आ गया। कोई डाउट है इक्विवेलेंस क्लास निकालने में, क्लियर, नोट कर लो जल्दी। नेक्स्ट, R is the smallest equivalence relation on 1, 2, 3, 4 containing 1, 2 and 1, 3। मतलब वो रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इस पे बताना है 1, 2, 3 और 4 पर। इसमें 1,2 पहले से बोला है कि होना चाहिए और 1,3 भी होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके क्या करते हैं, इसको रिफ्लेक्सिव बनाते हैं, सिमेट्रिक बनाते हैं और ट्रांजिटिव बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, इन सारे एलिमेंट का खुद से रिलेटेड होना जरूरी है, मतलब 1,1, 2,2, 3,3 एंड 4,4। समझ में आ गया, 4,4। तो ये क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव बन गया। अब क्या बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है। तो अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, क्या डाउट है पूछ लो। 1,2 और 1,3 तो इसका अपोजिट हो गया। अब क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव डन, सिमेट्रिक डन, अब ट्रांजिटिव। चेक करो, सबसे पहले कोई भी एक पेयर उठाओ, 1,2 उठा लिया, लास्ट में क्या है 2। तो देखो किसी की स्टार्टिंग में 2 है, इनको भूल जाओ, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 2 है, तो 1,2 और 2,1 दोनों है। तो ए बी है और बी सी है, तो 1,1 भी होना चाहिए, वो है। मतलब सिमेट्रिक वाले पेयर को भी नहीं देखना है। तो और कहीं स्टार्टिंग में 2 है, नहीं है। अब क्या देखेंगे, 1,3 है, ये भी 3,1 हो जाएगा। अब ये है 3,1, और 1 कहाँ है स्टार्टिंग में, 1,2 पर है,
और 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी का सिमेट्रिक है, इन वालों को लेना नहीं है, तो ये मिल गया। अब ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, ठीक है, तो ए किससे रिलेटेड होना चाहिए, सी से, मतलब 3,2 भी चाहिए हमको ट्रांजिटिविटी बनाने के लिए। और अगर 3,2 है तो सिमेट्रिक बिगड़ गया, तो अब क्या करेंगे सिमेट्रिक बनाने के लिए, सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करेंगे, 2,3 को भी ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब चेक करो क्या ट्रांजिटिविटी अभी ऐड करने की जरूरत है, 3,2, स्टार्टिंग में 2 कहाँ है, यहीं पे। सिमेट्रिक वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्सिव वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 कहीं और है स्टार्टिंग में, यहाँ है 3,2, 2,1, तो ये भी रिलेट हो रहे हैं, 3,2, 2,1, ए बी, बी और सी, तो ए किससे रिलेट होना चाहिए, सी से, मतलब 3,1 भी होना चाहिए, 3,1 पहले से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब ट्रांजिटिविटी में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कितने एलिमेंट हो गए ये मिनिमम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने एलिमेंट मिले, स्मॉलेस्ट 10, लिख लो जल्दी। नेक्स्ट काउंटिंग ऑफ रिलेशंस, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशंस को काउंट कर रहे हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, क्या पढ़ा था, 2 की पावर पी क्यू, यहां पर ए के एलिमेंट कितने हैं, पी है, एंड बी में एलिमेंट कितने हैं, ये एम एन लेके चलते हैं स्टैंडर्ड, अब स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं एम और एन, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर एम एन। समझ में आ गया। अब क्या निकालने हैं हमको, ये हो गया नंबर ऑफ रिलेशंस का। अब निकालेंगे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना सकते हैं, और किस सेट पे बात की जाएगी, खुद पर, ए की सेट पर, ऑन ए, क्योंकि अगर अलग अलग सेट होंगे तो क्या हमको ए के सारे एलिमेंट को खुद से रिलेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर 1 को मान लो इसमें 2 है और बी में 2 नहीं है, तो 2,2 में कभी बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे कैसे निकालेंगे, ए के अंदर एलिमेंट कितने मान लिए हमने, एम, तो पहला एलिमेंट क्या होगा, 1,1, 1,2, 1,3, एलिमेंट हमने मान लिया कि 1 से लेके कहां तक है, एम तक है, ठीक है, 1 2 3 कहां तक है, एम तक है, तो ये क्या हो जाएगा 1, एम, फिर क्या हो जाएगा 2,1, 2,2, फिर लास्ट तक 2, एम, वैसे लास्ट तक क्या आएगा, ये m,1, फिर ये लास्ट में क्या आएगा m,m, कितने एलिमेंट होंगे इसमें, m स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव चाहिए, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, ये बीच वाले एलिमेंट आने ही चाहिए, मतलब ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं, क्या इनके पास कोई भी चॉइस है ना आने की, अगर इनमें से एक भी नहीं आया तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा। मेरे को कैसा चाहिए, रिफ्लेक्सिव, मतलब इन ग्रीन वालों के पास कितनी चॉइस है, 0, जितनी चॉइस तुम्हारे पास है क्या करियर चूज करने की, 0 चॉइस है। अब ये ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं इनके पास चॉइस है कि ये आए या फिर ना आए। अब ये ऊपर वाले और नीचे वाले कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, एम स्क्वायर, एम स्क्वायर में से बीच वाले एलिमेंट्स को क्या कर दें, हटा देते हैं, बीच वाले एलिमेंट कितने हैं, एम एलिमेंट्स हैं, ये हटा दिए बीच वाले एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स कौन से बचे, ऊपर वाले और नीचे वाले, इनके पास चॉइस है कि आए या फिर ना आए। तो अगर उनको अलग अलग हम लोग लेंगे एलिमेंट्स को, तो मतलब क्या है, अलग अलग सबसेट बना रहे हैं, तो अलग अलग सबसेट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 2 की पावर एम स्क्वायर माइनस एम, मतलब 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। समझ में आ गया ये फॉर्मूला कहां से आया, ये नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला कैसे बनेगा, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं जिनके पास चॉइस है, एम स्क्वायर माइनस एम।
नेक्स्ट करते हैं अब काउंटिंग ऑफ रिलेशंस, मतलब रिलेशंस को काउंट करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ रिलेशंस। तो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर पी क्यू। अब लिख लेते हैं एन एम। स्टैंडर्ड में चलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, एन ले लिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या ले लिया, एम ले लिया। तो कितने एलिमेंट्स होंगे इसके सबसेट, मतलब कितने सबसेट बना सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट n इंटू एम, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n इंटू एम। अब दूसरा आता है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होती है कंडीशन, कि वो सेम सेट पे होना चाहिए। अगर सेम सेट नहीं होगा तो क्या हमको सारे ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। अगर ए के अंदर 2 है और बी के अंदर 2 नहीं है तो क्या मेरे को 2,2 कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उसके लिए रिलेशन क्या होना चाहिए, सेम सेट पे होना चाहिए, ए क्रॉस ए पर। तो हम लोग मान लेते हैं ए में कितने एलिमेंट हैं, एन एलिमेंट है। तो पहला एलिमेंट क्या होगा 1,1। ए के एलिमेंट मान लेते हैं, उनको काउंट नंबर दे देते हैं, नोटेशन कुछ भी हो सकते हैं। कितने होंगे, लेकिन एन ही होंगे। तो मान लेते हैं पहला एलिमेंट के साथ रिलेटेड, फिर 1 2 के साथ, फिर 1 n तक, फिर 2,1 2,2, फिर लास्ट 2,n। ऐसे लास्ट तक आएंगे तो n,1, फिर n,2, फिर n,n। कितने एलिमेंट होंगे इसमें, n इंटू एन, मतलब n स्क्वायर। अब नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालेंगे, रिफ्लेक्सिव। ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट है 1,1 2,2 3,3 n क्रॉस n, ये सारे एलिमेंट मेरे को चाहिए तभी रिफ्लेक्सिव होगा। अगर ये सारे मेरे को चाहिए तो क्या इनके पास चॉइस है कि आए या ना आए, नहीं है। इनके पास कितनी चॉइस है, एक चॉइस है, क्या, कि इनको आना ही पड़ेगा। अब बाकी के जो एलिमेंट बचे वो कितने एलिमेंट हैं, जो बाकी के एलिमेंट बचे, टोटल एलिमेंट कितने हैं, एन स्क्वायर। टोटल एलिमेंट कितने हैं, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर में से डायगोनल एलिमेंट्स को हटा दो। डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, एन एलिमेंट्स हैं। तो एन स्क्वायर में से एन एलिमेंट्स को हटा दिया तो कौन से एलिमेंट बचे अब, अगर एन स्क्वायर में से एन मतलब टोटल में से डायगोनल हटा दिए तो ये वाले ऊपर वाले और नीचे वाले एलिमेंट बचे। समझ में आ गया। अब इन एलिमेंट्स में मेरे पास कितनी चॉइस है, दो चॉइस है, या तो वो आए या फिर ना आए। सारे एलिमेंट्स के लिए दो चॉइस है। कितने एलिमेंट्स के पास दो चॉइस है, एन स्क्वायर माइनस एन एलिमेंट्स के पास। तो फॉर्मूला क्या बन गया नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का फॉर्मूला। नोट कर लो जल्दी, कर लिया। नेक्स्ट नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, इसमें क्या है, अगर ए क्रॉस ए कॉमा बी आ रहे हैं तो बी कॉमा ए भी आना चाहिए। इस बात को बस ध्यान रखना है और प्रूव करना है। इतनी मेहनत में पहली बार कर रहा हूं तो कट कॉपी पेस्ट और डन। एन कॉमा एन, एन कॉमा 1, लास्ट में क्या आएगा एन कॉमा एन। समझ में आ गया। अब सिमेट्रिक में ये बताओ, सिमेट्रिक में क्या मेरे को 1,1 होना जरूरी है, नहीं है। जरूरी है कि मेरे में 2,2 हो, कोई जरूरी नहीं है। अगर 2,2 नहीं होगा तो भी मेरा रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक हो सकता है। कंडीशन किसके ऊपर है, कंडीशन किसके ऊपर है, ग्रीन वालों के ऊपर, कि अगर ये एलिमेंट 1,2 आ गया तो 2,1 को भी क्या है, आना पड़ेगा। मतलब 1,2 के पास चॉइस है लेकिन 2,1 के पास चॉइस नहीं है। ऊपर 1,n के पास चॉइस है कि वो आए या फिर ना आए, लेकिन n,1 के पास चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर 1,n आया तो इसको आना पड़ेगा, ये नहीं आया तो ये भी नहीं आ सकता। तो चॉइस सिर्फ कितने वालों के पास है, ऊपर वालों के पास है और नीचे वालों के पास नहीं है। तो ऊपर वाले एलिमेंट्स कितने हैं, पहले ये लिखो।
टोटल एलिमेंट कितने हैं, एन स्क्वायर। पहले डायगोनल वाले एलिमेंट्स को क्या कर दो, हटा दो, हटा दिए। अब कौन से एलिमेंट बचे, ऊपर वाले और नीचे वाले, ये इक्वल होंगे, जितने ऊपर उतने नीचे। मेरे को सिर्फ ऊपर वाला काउंट चाहिए, तो 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इन सारे एलिमेंट्स के पास कितनी चॉइस है, सिर्फ ऊपर वाले एलिमेंट्स के पास 2 चॉइस है, नीचे वालों के पास एक भी चॉइस नहीं है। या तो वो आएंगे तो ऊपर वाले पे डिपेंड करेंगे, नहीं आएंगे तो भी ऊपर वाले पे डिपेंड करेंगे। ये हो गया। और चॉइस किसके पास है, 2 इसके पास, जो कौन है, डायगोनल के अंदर एलिमेंट है, कि ये आ भी सकते हैं और नहीं भी। कितने एलिमेंट है ये, n एलिमेंट्स हैं। तो ऊपर वाले एलिमेंट्स के पास भी कितनी चॉइस है, 2, कि वो आए या ना आए। फिर मल्टीप्लाई 2 द्वारा से, डायगोनल एलिमेंट भी क्या करें, आए या फिर ना आए, तो उनके पास भी कितनी चॉइस है, 2। इनके पास भी कितनी चॉइस है, 2। बेस सेम है तो ऐड हो जाएंगे, एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 प्लस एन। एलसीएम लेंगे तो एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 2n बाई में 2। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2n में से n जाएगा तो क्या बचेगा, एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया तुम्हारा, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का। नोट कर लो जल्दी, ठीक है। ये फॉर्मूले याद रखने हैं सारे। तो क्वेश्चन करके देखते हैं। ए सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, एक कैसा सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है। क्या बताना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला क्या पड़ा था, 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन। मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर एलिमेंट कितने, 3, 3 का स्क्वायर माइनस 3, मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 9 माइनस 3, मतलब 2 की पावर 6। इसका मतलब 2 की पावर 6 कितना होता है, 4 पे 16, 5 पे 32, 6 पे 64। समझ में आ गया। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट 1 2 3 4 विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव। ये बताना है 1 2 3 4 पे जो रिफ्लेक्सिव नहीं है। टोटल कितने होंगे, 2 की पावर एन स्क्वायर। उनमें से कौन से हटा दो, रिफ्लेक्सिव वाले। रिफ्लेक्सिव वाले कौन से होंगे, कितने होते हैं रिफ्लेक्सिव वाले, 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन। ये कौन से होंगे, रिफ्लेक्सिव वाले होंगे। समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत है। कितने एलिमेंट है ये, 4 एलिमेंट है। Number of symmetric relations defined on the set 1 2 3 4 which are not reflexive। मतलब सिमेट्रिक रिलेशन लेते हैं और वो कैसे होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बोलोगे इसका फॉर्मूला तो पढ़ा ही नहीं, तो ऐसे सब सारी कंडीशंस के फॉर्मूले नहीं पढ़ा सकते, तुमको सीखना पड़ेगा कि फॉर्मूले कैसे निकालते हैं। तो सिमेट्रिक होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो कभी भी ऐसी कोई भी लाइन दिखे कि सिमेट्रिक होना चाहिए नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए नॉट सिमेट्रिक, तो तुमको सिर्फ क्या करना है, वही सेम जो प्रूफ के लिए हमने बनाया था, एन स्क्वायर एलिमेंट है, तुमको बस ये देखना कि कितनों के पास चॉइस है और कितनों के पास चॉइस नहीं है। और जितनों के पास चॉइस है सिर्फ उन एलिमेंट्स को क्या करना है, कंसिडर करना है। ये क्या होगा, लास्ट वाला n,1 और लास्ट वाला n,n। तो कितने एलिमेंट्स के पास चॉइस है उसको 2 की पावर में लिख दो, बस वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो कौन से हैं जिनके पास चॉइसेस हैं, मतलब कौन से इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट कितने एलिमेंट हैं। अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है इसका मतलब क्या है, इन सबके पास चॉइस है। कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है, या तो ये आए या फिर ना आए। सबके पास कितनी कितनी चॉइसेस हैं, 2 2 2 चॉइस है। तो कितने एलिमेंट है, वो n एलिमेंट है डायगोनल में, वो इंडिपेंडेंट हो गए। अब ऊपर वाले एलिमेंट भी क्या है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर ऊपर वाले आ गए तो नीचे वालों को भी आना पड़ेगा। मतलब ऊपर का अगर 1 आया तो 1, n भी आना पड़ेगा। क्या आना पड़ेगा, 1, n भी आना पड़ेगा। तो सिर्फ चॉइसेस कितनों के पास है, ऊपर वालों के पास। ऊपर वाले एलिमेंट कैसे निकालते हैं, टोटल में से डायगोनल को माइनस कर दिया और हाफ कर दिया। तो इतने एलिमेंट्स के पास क्या है, चॉइस है। तो उसको क्या कर देंगे, 2 चॉइस हैं, या तो आएंगे या फिर नहीं। तो 2 की पावर में लिख देंगे,
एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू एन प्लस करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस एन बाय में 2। फॉर्मूला क्या बन गया, एन स्क्वायर प्लस एन बाय में 2। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है 3 या 4, तो 4 स्क्वायर, या पहले वो ले लेते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 प्लस 1 बचेगा, तो 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 2 जा 10, तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 कितना होता है 1024। तो आंसर क्या आ गया 1024। नोट कर लो इसको, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, डोमेन, रेंज एंड इनवर्स। तो अगर कोई एक सेट है ए 1, 2, 3, 4 और एक सेट है बी, ये कौन सा नंबर है 4, 5, 2, 6, 7, तो डोमेन किसको बोलते हैं। तो अगर तुमने कोई रिलेशन लिया आर जिसके अंदर तुमने रैंडमली कोई भी पेयर ले लिया 1, 4 ले लिया, 1, 6 ले लिया, 3, 5 4 ले लिया, 3, 7 ले लिया, 4, 5 ले लिया, ये कोई भी रैंडम रिलेशन ले लिया मैंने, तो अब इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ आर, और रेंज ऑफ आर क्या होगी, और इनवर्स ऑफ आर क्या होगा। ये तीनों चीजें हमें किसी भी रिलेशन के लिए सीखनी है, कैसे निकालते हैं। डोमेन का मतलब है सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन, मतलब वो सारे ए लेने हैं जहां पर क्या है ए कॉमा बी आर के अंदर है, मतलब पहले एलिमेंट्स का सेट। तो पहले एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें, 1 है, 3 है एंड 4 है, तो ये क्या हो गया डोमेन हो गया। रेंज का मतलब क्या है, वो सारे बी लेने हैं जो ए कॉमा बी क्या है आर के रिलेटेड है, रिलेशन के अंदर है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है और 5 आ रहा है। समझ में आ गया, डोमेन, रेंज, क्लियर। इनवर्स ऑफ आर को किससे डिनोट करते हैं, आर इनवर्स से। इसका मतलब क्या है, इनके पेयर्स को क्या कर देना, सिर्फ उल्टा कर देना है। 1, 4 को क्या कर देना है 4, 1, 1, 6 को 6, 1, 3, 4 को 4, 3, 3, 7 को 7, 3 एंड 4, 5 को 5, 4। समझ में आ गया आर इनवर्स। अब इस आर इनवर्स की भी तुम लोग डोमेन और रेंज निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी जो रेंज डोमेन होगी वो क्या आएगी, बताओ। अगर मैं तुमसे पूछूं डोमेन ऑफ आर इनवर्स एंड इमेज ऑफ आर इनवर्स, वाह, जो कॉपी करना था वही नहीं आया। रेंज ऑफ आर इनवर्स, तो इसमें डोमेन क्या है, पहला एलिमेंट का सेट 4, 6, 7 और 5। इसमें क्या है रेंज में, मतलब दूसरा एलिमेंट 1, 3, 4, 1, 3 और 4। क्लियर है। अब एक चीज नोटिस करो, ये जो डोमेन है वो ऊपर वाले आर के किसके इक्वल आ रही है, रेंज के। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या लिख सकते हैं हम इससे, मतलब कंक्लूजन, इतना बड़ा तो किया भी नहीं था। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इससे, कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स किसके इक्वल आ रही है, डोमेन इसके रेंज के। तो किसके इक्वल होती है, रेंज ऑफ आर के। और दूसरा भी दिख रहा होगा, इसकी रेंज किसके इक्वल है, आर के डोमेन के इक्वल है। क्लियर है यहां तक। अब तो मेहनत नहीं करूंगा मैं। तो डोमेन ऑफ आर, ये जो डोमेन ऑफ आर है किसके इक्वल आ रही है,
रेंज ऑफ आर इनवर्स के, रेंज ऑफ आर इनवर्स। क्लियर है यहाँ तक? कॉपी कर लो जल्दी। नेक्स्ट चलते हैं। एंटी सिमेट्रिक एंड कंपोजिशन। एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या है? नाम से समझ रहा होगा, जो सिमेट्रिक नहीं होगा। एंटी सिमेट्रिक का मतलब हो गया इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी कॉमा ए भी क्या है, आर में बिलोंग कर रहा है। देन ए मस्ट बी इक्वल टू बी। मतलब अगर ए कॉमा बी मिल गया, बी कॉमा ए भी मिल गया, तो ये नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि अगर ये मिल गया तो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। हमको क्या चाहिए, एंटी सिमेट्रिक। तो अगर ऐसी कंडीशन मान लो मिल रही है तो ये तभी मिलनी चाहिए जब ये दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब तुमको एलिमेंट किस टाइप के मिल सकते हैं, ए कॉमा ए टाइप के मिल सकते हैं। लेकिन जैसे 2,3 है तो 3,2 नहीं मिलेगा। 2,2 मिल सकता है, 3,3 मिल सकता है। एंटी सिमेट्रिक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन का मतलब क्या है, हम लोग क्या करेंगे, एक रिलेशन को दूसरे रिलेशन से वो करेंगे, कंपोजिशन करेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि कोई रिलेशन आर है, इसमें कैसे एलिमेंट रिलेटेड हैं, 1,2 और 1,3 2,4 इस टाइप से है। एस में क्या है, 2,4 है, 2,5 है और 3,6 है, 4,7 है। तो अगर इनका कंपोजिशन निकालना है, निकालते हैं पहले एस कंपोजिशन आर। इसका मतलब क्या है, तुमको पहले रिलेशन में एक्स सबसे पहले क्या लोगे, 1 लोगे, क्योंकि रिलेशन में पहला एलिमेंट कहां से लेना, 1 से। तो 1 किससे रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है आर के अंदर। फिर उसको एलिमेंट को क्या रखोगे, 1 पे रखने पे क्या मिला तुमको, 2 मिला। अब उस 2 को उठा के कहां रखोगे, एस के अंदर रखोगे। तो एस में अगर 2 पे रखोगे तो क्या मिलेगा, 5। तो मतलब आर की हेल्प से 1 से क्या मिला, 2। एस की हेल्प से 2 से क्या मिला तुमको, 5। तो ये क्या मिलेगा पूरा, मतलब पहले आर के एलिमेंट रखे, उस पर क्या लगाया, एस के एलिमेंट लगाया, तो क्या मिला, 1 से क्या मिला, 5 मिला। ये क्लियर है। नेक्स्ट चेक करो, 1,2 है, क्या कहीं और 2 है, नहीं है। अब है नेक्स्ट 1,3। 1 से 3 पे गए और 3 कहां पे जा रहा है, 6 पे। 1,6 भी मिल गया। 1 3 पर गया और 3 कहां पे गया, 6 पे। 1 3 पे और 3 6 पे। नेक्स्ट 3 और है, नहीं है। अब 2 गया 4 पे और 4 गया 7 पे, तो क्या हो जाएगा, 2,7। ये कंपोजिशन हो गया। क्लियर है, नोट कर लो इसको। अब ये है पूरे सारे फॉर्मूले, एक बार देख लो ध्यान से जो फॉर्मूले आज करें। सबसे पहले है ए क्रॉस बी का, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या करना है, प्रोडक्ट। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। आइडेंटिटी मतलब सिर्फ एक ही रिलेशन मिलेगा जिसमें सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, खुद से रिलेटेड, तो एक ही मिलेगा। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव में क्या मिलेंगे, 2 की पावर एन स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन, यही फॉर्मूला था। ये क्या है, 2 की पावर एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक क्या होगा, 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2, क्योंकि इसमें क्या होगा, बीच वाले जो एन एलिमेंट्स हैं डायगोनल वाले, उनके पास चॉइस
नहीं है, तो उनको ऐड नहीं करेंगे। अब क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, ये क्या है, बेल नंबर। ये बेल वो वाला बेल नहीं है। बेल नंबर क्या होते हैं, अगर आपके सेट में एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे, ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ पहले ए है, तो क्या मिलेगा, सीधे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस 1 ही मिलेगा। अगर 2 है तो क्या करेंगे, पहले ये जो 1 है इसी को इसके नीचे लिखो 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा 2, तो कितने मिलेंगे 2 मिलेंगे। अब ये लास्ट वाले नंबर को रखो इसके नीचे, दोबारा से लेके आओ, 2 आ गया, 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो 3 पर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेंगे 5। लास्ट वाले नंबर को रखो नीचे, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15, तो 4 पर कितने मिलेंगे 15 मिलेंगे। ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे सारे एलिमेंट्स के लिए, तो निकल आएगा। समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रॉब्लम्स के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।